Assalamu alaikum students. This is Taha Popatia from the platform of IQ School of Finance. आज के इस वीडियो लेसन में जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का लिंक बहुत सारे पिछले टॉपिक से भी है, सच एज क्या आपको डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग आनी चाहिए, सच एज आपको बेसिक बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देखकर और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक लेसन में हम एक्विजिशंस एंड मर्जर्स की थ्योरी को भी देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे कि एक्विजिशंस एंड मर्जर्स की ट्रांजैक्शन के दौरान किस तरह से एक कंपनी को वैल्यू किया जाता है। हाँ, बिजनेस वैल्यूएशन या शेयर्स की वैल्यूएशन या इसके जो मॉडल्स हैं उसकी मज़ीद न्यूमेरिकल वीडियोस आपको अलग से भी हासिल हो रही होंगी, मिल रही होंगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में 3 बातों पे फोकस करेंगे और 3 बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, यानी कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि एक्विजिशंस क्या है, मर्जर्स क्या है। नंबर 2, वैल्यूएशन फॉर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं या एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है तो किस तरह से वो दूसरी कंपनी को वैल्यू करती है कि मैं कितने पर इस कंपनी को परचेज़ करूं, किस प्राइस पर मैं इस कंपनी को परचेज़ करूं। तीसरी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंसिंग एक्विजिशन एंड मर्जर्स, यानी कि जब आप किसी कंपनी को ख़रीदते हो तो उसको ख़रीदने के लिए आपके पास फंड्स कहाँ से आते हैं, आप किस तरह से किसी कंपनी को ख़रीदने के लिए फाइनेंस ऑब्टेन करते हो। सो लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन ऑफ एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्विजिशन एंड मर्जर्स में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जिसको मैं पहले आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, यानी कि एक्विजिशंस और मर्जर्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज़ है arguments in favor and against the use of acquisition and mergers as method of expansion। एक कंपनी को क्यों एक्विजिशंस और मर्जर्स की तरफ जाना चाहिए रादर देन कि वो ऑर्गेनिकली खुद से ग्रो करे। थर्ड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेरियस टाइप्स ऑफ सिनर्जीज दैट कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन एंड मर्जर्स। जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं या एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है तो बहुत सारे सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स आते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। वो फ़ायदे क्या होते हैं और उनकी क्या टाइप्स होती है और ये सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है। एंड वाई देयर इज़ अ हाई फेलियर रेट फॉर एक्विजिशंस इन इनहेंसिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, यानी कि क्यों बहुत सारी एक्विजिशन की ट्रांजैक्शंस फेल हो जाती हैं और वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं कर पाती। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्विजिशंस एंड मर्जर्स की टर्म्स क्या हैं। आम लफ्ज़ों में एक्विजिशन और मर्जर्स की टर्म्स को एक ही समझा जाता है और बहुत सारी बार हम इसको इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि इफ़ेक्टिवली कहीं पर हमें सेंटेंस में एक्विजिशन यूज़ करना चाहिए, हम मर्जर का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। कभी हमें मर्जर यूज़ करना चाहिए सेंटेंस में, हम एक्विजिशन का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दोनों में एक बारीक सा फ़र्क है, एक डिफरेंस है जो हमें हाईलाइट करना है। हाँ, सवालात के लिए ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि एक्विजिशन हो रही है या मर्जर हो रहा है, दोनों का सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। बट थियोरेटिकली आखिर एक एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन और एक मर्जर की ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है उस पर हम ज़रा थोड़ा सा फोकस करते हैं। जब हम बोलते हैं कि एक एक्विजिशन कंडक्ट हो रही है या एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है तो उसका इफ़ेक्टिवली मतलब ये होता है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को टेक ओवर कर रही है, ख़रीद रही है। मिसाल के तौर पर दो कंपनीज हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए ने बी को एक्वायर कर लिया, इसका मतलब यह है कि ए ने बी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ की ओनरशिप ले ली और अब बी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जो कंपनी होगी वो कंपनी ए होगी जो शायद मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 होगी, यानी कि एक बड़ी ए कंपनी बन जाएगी।
सो एक्विजिशन का मतलब यह है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर ले, बाय कर ले, खरीद ले, उसकी ओनरशिप हासिल कर ले, उसकी ओनर बन जाए। जब हम मर्जर्स की बात करते हैं तो मर्जर्स में ऐसा नहीं होता। मर्जर्स में एक कंपनी दूसरे को खरीद नहीं रही होती है। ऐसा नहीं है कि इसके शेयर होल्डर्स इसको खरीद लें दूसरी कंपनी को, बल्कि दो कंपनीज जो छोटी छोटी अपने अपने एरिया में ऑपरेट कर रही होती है, वो अपने सारे ऑपरेशंस को मर्ज कर कर एक बड़ी सेपरेट एंटिटी बन जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए कंपनी और बी कंपनी दोनों मर्ज होकर एक नई कंपनी जिसका नाम है सी कंपनी वो बन गए। अब यहाँ पर कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से या प्रैक्टिकली जो न्यू कंपनी होती है, यानी कि जो सी कंपनी है, वो ओरिजिनल ए या बी कंपनी का नाम यूज़ करती है। उसका रीज़न ये है कि जो पहले से नाम यूज़ हो रहे थे उसकी कोई अच्छी गुडविल बनी हुई होगी। तो अगर मैं नई कंपनी बना रहा हूँ दो कंपनीज को मर्ज कर कर, और मैं अगर एक नया नाम रखूँगा तो मुझे वापस से उस ब्रांड रेपुटेशन को इन्हेंस करने में एक टाइम लगेगा। सो प्रैक्टिकली नाम पिछली किसी कंपनी का यूज़ हो सकता है, बट पीछे ट्रांजैक्शन होती है मर्जर की, यानी कि दो कंपनीज मर्ज हो रही होती हैं। अब हम इनकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह के मर्जर्स और एक्विजिशंस हो सकते हैं, जिसमें से पहली जो टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल मर्जर या एक्विजिशन। सर व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर या एक्विजिशन? एक कंपनी एक्वायर कर ले अपने कॉम्पिटिटर को जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में ऑपरेट कर रहा हो। यानी कि हॉरिजॉन्टल मर्जर या एक्विजिशन में आप अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर करते हो। सर इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका मार्केट पावर, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाता है और एक कॉम्पिटिटर मार्केट से रिड्यूस हो जाता है। एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी दूसरी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर ले, एक टीचिंग इंस्टीट्यूट दूसरे टीचिंग इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर ले, एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी दूसरे फर्नीचर बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर ले। सो इस केस में हम कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है हॉरिजॉन्टल मर्जर या एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन। सेकेंडली एक कहलाती है बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर या एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन। बैकवर्ड पीछे, वर्टिकल मर्जर या एक्विजिशन। सर ये क्या है? बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर या एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन में मैं अपने सप्लायर को एक्वायर कर लेता हूं जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीदता था। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक टायर बनाने वाली कंपनी को खरीद ले। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये है कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो मेंटेन रहती है और टाइम पर मुझे रॉ मटेरियल हासिल हो जाता है। और रॉ मटेरियल पहले मैं सप्लायर से परचेज़ करने के लिए उसको जो प्रॉफिट पे करता था, अब वो प्रॉफिट मुझे पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वो टायर बनाने वाली कंपनी भी मेरी ही अपनी कंपनी है अगर मैं गाड़ियाँ बना रहा हूँ। इसी तरह से फर्नीचर बनाने वाली कंपनी कोई वुड कटिंग कंपनी को एक्वायर कर ले। यानी कि बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि आप अपने सप्लायर को या जो लोग आपको रॉ मटेरियल या इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसको ही एक्वायर कर लें। आपने एक कंपनी सेटअप की, आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, अब आपने सोचा कि रादर देन मैं अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर करूं या अपने ही बिजनेस को बड़ा करूं, मैं अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई को सिक्योर करता हूं और बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाता हूं। फिर आती है फॉरवर्ड वर्टिकल एक्विजिशन या मर्जर की ट्रांजैक्शन। अब जिस तरह से बैकवर्ड था कि आपकी कंपनी सप्लायर को एक्वायर कर रही है, फॉरवर्ड में आप कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की तरफ जा रहे हो। यानी कि यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्वायर कर लेते हो या आप उनको एक्वायर कर लेते हो जो आपसे सप्लाई चेन में एक स्टेप आगे हैं। इसका मतलब ये है कि लेट से आप जो है कोई प्रोडक्ट बनाते थे और वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए एक XYZ अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को या डिस्ट्रीब्यूशन की किसी कंपनी को यूज़ करते थे या लॉजिस्टिक्स की किसी कंपनी को यूज़ करते थे। आपने वो कंपनी ही एक्वायर कर ली। आपका जो प्रोडक्ट था लेट्स एज्यूम कि वो कराची में बनता था और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट पाकिस्तान होती थी और उसके लिए आप जो है वो कोई लॉजिस्टिक्स की, कोई कोरियर कंपनी का इस्तेमाल करते थे और वो जब सेल पर आई कंपनी, आपने उस कंपनी को ही परचेज़ कर लिया। सो सर फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन से या मर्जर से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है या जिस तरह से कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक कोई चीज़ पहुंचानी है, उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है।
इसके बाद आता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर में आप एक्वायर करते हो किसी और कंपनी को जो कि एक अनरिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस में ऑपरेट करे। इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। आप गाड़ी बनाने वाली कंपनी हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अवेलेबल थी सेल के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर अपनी कंपनी बेच रहा था, आपने उसको खरीद लिया। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर हो, कोई रेस्टोरेंट सेल पर आया, रेस्टोरेंट्स की कोई चेन सेल पर आई, आपने उसको परचेज कर लिया। इस स्पेसिफिक टाइप के मर्जर या एक्विजिशन के ट्रांजैक्शन का जो मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हो। आप एक ही तरह के लाइन ऑफ बिजनेस में थे, आप दूसरे लाइन ऑफ बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर चले जाते हो ताकि आपके रिस्क रिड्यूस हो जाए। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं और इस बात के अगेंस्ट होते हैं कि कंपनी को मर्जर्स और एक्विजिशंस के ही जरिए ग्रो होना चाहिए। देखिए, एक कंपनी की ग्रोथ दो तरह से हो सकती है। या तो वो ऑर्गेनिकली ग्रो करे, मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस की रिटेन अर्निंग से बचे हुए प्रॉफिट से मैंने उस बिज़नेस को ग्रो किया और ग्रो कर 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 उस बिज़नेस को स्केल अप करता गया और उसका साइज़ इंक्रीज़ करता गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने कुछ फंड्स जमा करे और फंड्स जो मैंने जमा करे उससे रादर देन कि मैं अपना ही बिज़नेस जो है वो एक्सपैंड करूं, मैंने अपने कॉम्पिटिटर के बिज़नेस को परचेज़ कर लिया, मैंने बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कर ली, मैंने फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कर ली। दोनों अप्रोचेस के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान। पहली अप्रोच क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ, खुद से ही अपने साइज को इन्हेंस करा, खुद ही ग्रोथ के तरफ गए। दूसरी अप्रोच क्या है? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के जरिए ग्रो करना, यानी कि आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, आपने फंड जमा कर कर एक और बिजनेस परचेज कर कर और अपनी ही एम्पायर का उसको पार्ट बना लिया। सो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको थियोरेटिकली हेल्प करेंगे। नंबर 1, क्विक ग्रोथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट ग्रोथ इज अचीव्ड क्विकली। जब आप मर्जर्स या एक्विजिशंस की ट्रांजैक्शन में जाते हो तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो कर लेते हो रादर देन के ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ में आपको सिस्टम्स बिल्ड करने होते हैं और आहिस्ता 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 कुछ टाइम में चीज़ें सेटल हो रही होती हैं और ग्रो हो रही होती हैं। सो कंपैरेटिव बेसिस पर हमारी जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन होती है उसकी ग्रोथ एक तेज ग्रोथ है। सेकेंड है एक्सपर्टीज। When a company is trying to grow in a business in another country, acquisition might be better than internal growth because the company will acquire skilled employees who already understand the environment such as local laws, culture and language. Let's say आपकी कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करती है और अब आपने यूएई में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और यूएई जाकर अपना ऑफिस ओपन करना है। सो आप ये कर सकते हो कि या तो आप ऑर्गेनिकली ग्रो करो, अपना यहाँ से स्टाफ लेकर जाओ, अपने यहाँ से एसेट्स को ट्रांसफ़र करो, फंड्स को ट्रांसफ़र करो, वहाँ पर आप नया ऑफिस सेटअप करो और वहाँ पर फिर एक्सपर्टीज़ हासिल करो, वहाँ के लोकल लॉज को सीखो, वहाँ के कल्चर और नॉर्म्स को सीखो, इंक्लूडिंग ऑफिस टाइम, ऑफिस में कैसे ऑपरेशंस जो है वो होते हैं, बैंकिंग टाइम्स को देखो, सारी चीज़ें खुद करो और सारे सिस्टम्स खुद बनाओ। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं वहाँ पर कोई सेटअप हुई हुई पहले से ही एक कंपनी को एक्वायर कर लेता हूँ तो शायद वो मुझे महंगी ज़रूर पड़ेगी, बट वहाँ के सिस्टम पहले ही बने हुए होंगे, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होंगे वो लोकल लॉज को जानते होंगे, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से ऑपरेट कर रहे होंगे, वहाँ के बहुत सारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स होंगे वो मुझे बहुत सारी इंसाइट, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो है किल्स कंपटीशन। जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हो तो आपके कॉम्पिटिटर्स तो कम नहीं होते हैं, वो तो अपनी जगह ऑपरेशंस कर रहे थे, बट जब आप किसी और को एक्वायर कर लेते हो, लेट्स से आपने अपने कॉम्पिटिटर को ही एक्वायर कर लिया, तो आपका जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है और कंपटीशन कम होना यानी कि मार्केट शेयर और मार्केट पावर का इंक्रीज होना। और उसके बाद है सिनर्जीज। वेरियस टाइप्स ऑफ सिनर्जीज आर पॉसिबल एडिंग वैल्यू टू कंपनी प्रॉफिट्स, ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। यानी कि जब हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होते हैं जिसको आने वाले लेसन्स में डिस्कस किया जाएगा। अब कुछ बातें अगेंस्ट, यानी कि पिछले जो पॉइंट्स थे वो तो फेवर में थे कि भाई मर्जर्स एंड एक्विजिशन से ग्रोथ करें, ज़्यादा बेहतर है रादर देन ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी करते हैं कि जिसमें हम वो पॉइंट्स डिस्कस करें जो मर्जर्स और एक्विजिशंस के अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं, कहते हैं कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस नहीं करना चाहिए, रादर देन कंपनी को ऑर्गेनिकली ग्रो होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हाई कंसिडरेशन, यानी कि जब आप किसी और कंपनी को ख़रीदते हो
तो उस कंपनी को आपको ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स, फाइनेंस, पैसों की कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। अगर एक कंपनी के एसेट्स की वैल्यू 2 रुपये है तो वो उस कंपनी का मालिक आपको वो एसेट्स या उस कंपनी को 2 रुपये में नहीं बेचेगा। वो बोलेगा मैं अपना बिजनेस तुम्हें दे रहा हूँ जो मैं 5 साल से चला रहा था, इसके एसेट्स 2 रुपये के हैं, लेकिन इसमें मैंने इतनी मेहनत करी है कि इसका जो नाम है उसकी वजह से कस्टमर आते हैं और उसकी रेपुटेशन की वजह से मैं तुमसे जो है वो 2 के बजाय मे बी 10 रुपये मांगूंगा। सो आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट कंसिडरेशन के तौर पर पे करनी पड़ती है। जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हो तो ऐसा कोई भी मसला जनरली नहीं होता। सेकेंड है इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। जाहिर है आप किसी और कंपनी को एक्वायर कर और अपनी कंपनी के ऑपरेशंस में जब मर्ज करना शुरू करते हो तो कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं कल्चर से, नॉर्म से, ऑफिस टाइम से और बहुत सारी रीजंस की वजह से। कुछ लोगों को आपको टर्मिनेट करना पड़ता है जो आपके कल्चर में नए वाले फिट ना हो, यानी कि इंटीग्रेशन के वक्त बहुत सारे मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। उसके बाद है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स जब आप टारगेट कंपनी को एक्वायर करने जाते हो तो टारगेट कंपनी से आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ओवरऑल आपको एक कंपनी बहुत अच्छी कंपनी नज़र आती है, आप उसको जब ख़रीद लेते हो तो पता चलता है कि ये अंदर से तो बिल्कुल ही खोखली थी। यानी कि जब मैं किसी चीज़ को ख़रीदने जाता हूँ तो एज अ बायर मेरे पास तो ये नॉलेज नहीं है कि उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, रादर देन वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुझसे शेयर करें। तो जनरली टारगेट कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो मोस्ट लाइकली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर आपसे नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहे होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप गलत कंसिडरेशन पे कर दो, जिसकी वजह से जब आप उस कंपनी को परचेज़ कर लो और फिर पछताओ कि यार मैंने ये कौन सी कंपनी परचेज़ कर ली जिसकी वैल्यूएशन के हिसाब से मैंने जो पैसे दिए थे वो नहीं बन रहे हैं। और वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सिनर्जीज़ की डिस्कशन पर। जब हम टाइप्स ऑफ सिनर्जीज़ की बात करते हैं तो एक्विजिशन एंड मर्जर्स के ट्रांजैक्शंस के बीच कुछ सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फ़ायदे हासिल होते हैं। उसमें से 3 बड़े फ़ायदे जो हैं वो क्या हैं? नंबर 1 रेवेन्यू सिनर्जी, नंबर 2 कॉस्ट सिनर्जी, नंबर 3 फाइनेंशियल सिनर्जी। सो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू सिनर्जी क्या है, रेवेन्यू सिनर्जी किस चीज़ को कहते हैं और रेवेन्यू सिनर्जी कैसे अचीव हो सकती है। रेवेन्यू सिनर्जी का मतलब ये होता है कि जब 2 कंपनीज इंडिविजुअली ऑपरेट कर रही हों, लेट से वो कंपनी ए थी जो $200 कमा रही थी, 200 रुपये कमा रही थी, और कंपनी बी थी जिसका सेल्स रेवेन्यू $100 था। जब मैं इन दोनों के ऑपरेशंस को मर्ज करूंगा तो अब मैं 200 प्लस 100 यानी कि 300 नहीं, मे बी मैं 400 कमाऊंगा। यानी कि 2 कंपनीज जब मर्ज होती हैं तो उनका रेवेन्यू ए प्लस बी नहीं होता बल्कि ए प्लस बी प्लस सिनर्जी होता है। एक कंपनी का रेवेन्यू 200 था, दूसरी का 100 था, तो कंबाइंड कंपनी का रेवेन्यू 300 नहीं शायद 400 होगा। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप एक इनलार्ज्ड, एक बड़े स्केल पर ऑपरेट करते हो तो मे बी आप अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन बेहतर तरीके से कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से फंड कर सकते हो। यहाँ पर एक कंपनी 2 रुपये और बी कंपनी अपनी मार्केटिंग पे 2 रुपये लगाती थी, अगर वो मिलकर 4 रुपये भी लगा दे तो उन 4 रुपयों में 2 रुपये वाली जो ऑडियंस डुप्लीकेट होती थी वो नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा एक्सपेंडेड ऑडियंस तक आपकी रीच पहुँचेगी, आप ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकोगे, आप अपने कस्टमर बेसिस को इंक्रीज़ कर सकोगे। सेकेंडली, जब एक इनलार्ज या एक बड़ी कंपनी होती है तो वो बहुत बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या बड़ी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो सर्व कर सकती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए नहीं मिलते कि आपकी कंपनी का XYZ ऑपरेशनल साइज़ जो होता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, या आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो उनकी थ्रेशोल्ड से कम होती हैं। सो एक बड़ी कंपनी आराम से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अप्रोच कर सकती है और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकती है। सेकेंड हमारे पास है कॉस्ट सिनर्जीज़। कॉस्ट सिनर्जीज़ बहुत सारी तरह से हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब 2 कंपनीज़ को मैं मर्ज करूंगा तो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में सेविंग होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट में सेविंग होगी, मेरे पास बहुत सारी ऐसी डुप्लीकेट फंक्शंस होंगे जिसको रिड्यूस कर मैं अपनी कॉस्ट को बचा सकूंगा, मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकूंगा। अगर ए कंपनी और बी कंपनी इंडिविजुअली रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज करती थी, अब जब वो दोनों एक कंपनी हो जाएंगी तो वो एक बड़ी क्वांटिटी में अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करेंगी और वो उसकी वजह से डिस्काउंट्स ऑफर करेगा और रिड्यूस रेट पर वही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होगा। साथ में डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस की या डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की अगर एग्जांपल लें
तो लेट से दो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने जो है वो अपने सिग्नल बूस्टर्स या टावर्स लगाए हुए हैं और लेट से एक स्पेसिफिक एरिया में दोनों कंपनी ने अपने ऑफिसेस, फ्रेंचाइजेस, टावर्स इंस्टॉल करे हुए हैं। अब जब ये दोनों कंपनीज एक हो जाएंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही एरिया में दो फ्रेंचाइजेस बराबर बराबर में ऑपरेट कर रही हों, बल्कि वो एक को शट डाउन कर देंगे और दूसरी से ही सारी की सारी जितने भी फंक्शंस होंगे वो हो रहे होंगे। दो टावर्स अगर लगे हुए हैं, एक टावर बंद कर देंगे और एक सिग्नल बूस्टर का टावर लगा रहने देंगे। सो बहुत सारे डुप्लीकेट फंक्शंस जब रिड्यूस हो जाते हैं तो कॉस्ट की सिनर्जीज भी अचीव हो रही होती हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल सिनर्जीज। फाइनेंशियल सिनर्जीज का मतलब यह है कि जब एक बड़ी कंपनी होती है तो उस बड़ी कंपनी को यह एडवांटेज होता है कि उसको लोन आराम से मिल जाता है। मे बी उसको एक एज कम्पेयर टू अ छोटी कंपनी लोन का जो अमाउंट होता है वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। फिर अगर एक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जो कि टैक्स वाला अलाउ करता है और दूसरी कंपनी प्रॉफिट्स में है, तो दोनों के मर्जर से वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस एज पर डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स लॉस में भी बड़ी वाली कंपनी जो प्रॉफिट्स में थी वो उनको यूज़ कर सकती है। और इसी तरह से ये भी हो सकता है कि लेट से एक कंपनी के पास बहुत सारे आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दूसरी कंपनी के पास एक्सेस फंड्स हैं मगर आइडियाज़ नहीं हैं। जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगी तो इसके फंड्स और इसके आइडियाज़ या अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज किया जा सकता है। इस तरह की सिनर्जीज को हम फाइनेंशियल सिनर्जीज का नाम देते हैं। अब डिस्कस करते हैं हाई फेलियर रेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि एक्विजिशन की ट्रांजैक्शंस फेल क्यों होती है या उसकी क्या रीज़न होती है। नंबर 1, परचेज प्राइस। जब एक एक्वायरर एक टारगेट को ख़रीदने जाता है तो हो सकता है कि वो एक इनकरेक्ट प्राइस पे कर दे। अगेन ये लिंक्ड है टू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। टारगेट ने आपको 4 बातें नहीं बताई जो कि उसके बारे में नेगेटिव थी और एज ए एक्वायरर आपने एक ज़्यादा वैल्यू पे कर दी। अब आपको चीज़ मिली है 2 रुपये की, आपने पे किए हैं 10 रुपये, तो इफेक्टिवली आपके शेयर होल्डर्स अनहैप्पी होंगे बिकॉज जितनी वैल्यू पर कोई चीज़ खरीदनी चाहिए थी आपने उससे ज़्यादा पेमेंट करी है। सेकेंड हो सकता है सिनर्जीज। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि सिनर्जीज जो एक्सपेक्टेड सिनर्जीज हैं वो कैपिटलाइज होंगी, लेकिन वो हो नहीं पाती किसी भी प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से। आप जब एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन में जा रहे थे, आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, आप टारगेट को खरीद रहे थे, आपने सोचा था रेवेन्यू सिनर्जी होगी, कॉस्ट सिनर्जी होगी, फाइनेंशियल सिनर्जी होगी और उसकी एक वैल्यूज़ आपने फोरकास्ट कर ली। बट जब एक्चुअली ट्रांजैक्शंस अंडरटेक हुई तो मे भी किसी प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से कोई स्पेसिफिक सिनर्जी कैपिटलाइज ना हो सकी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस तरह की कौन सी सिनर्जीज हो सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट इन रियलिटी कैपिटलाइज ना हो। फिर है कल्चरल डिफरेंस। हो सकता है कि दोनों कंपनीज़ में जो लोग हैं वो कल्चरली बहुत डिफरेंट हो, उनका कल्चर डिफरेंट हो, उनकी ज़बान डिफरेंट हो। आपने किसी एक कंपनी को एक्वायर किया जो आपके मुल्क से बाहर है, या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस की किसी कंपनी को एक्वायर किया और उसकी वजह से वो लोग फिट इन नहीं हो पा रहे, आपस में काम नहीं कर पा रहे। उसके बाद है कॉम्पिटिटर्स। जब भी एक मर्जर्स एंड एक्विजिशन की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो कॉम्पिटिटर्स भी अलर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक कंपनी, 2 छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी बन गई है, अब हम उसको फाइट करने के लिए कुछ नई पॉलिसीज़, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स लेकर आएंगे। तो एक्विजिशन एंड मर्जर की ट्रांजैक्शन की वजह से जो खामोश बैठे हुए कॉम्पिटिटर होते हैं वो भी ट्रिगर होते हैं और कभी कभार वो ऐसा काम कर जाते हैं कि जो शायद आप अकेले में नहीं सोच सकते थे। जब आप अलग कंपनीज थे तो आप खुद खुशी खुशी उनके साथ काम कर रहे थे एज अ कॉम्पिटिटर, बट एक्विजिशन की वजह से वो जैसे ही ट्रिगर हुए उन्होंने कुछ ऐसा ब्लास्ट काम कर दिया कि जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही परेशान हो गए और आपने सोचा कि एक्विजिशन के बाद हम तो बड़ी कंपनी हो जाएंगे, बट आपका कॉम्पिटिटर और बड़ा हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन फॉर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। देखिए, एक्विजिशन और मर्जर के सवालों में कुछ सवाल इस तरह के होंगे कि आपको लिखा हुआ होगा कि एक एक्वायरर है, वो एक टारगेट को ख़रीदने जा रहा है। अब लेट से आप बताएं कि एक्वायरर टारगेट को कितने पैसे पे कर ख़रीदे, या इस टारगेट कंपनी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। 2 रुपये पे करे, 10 रुपये पे करे, 25 रुपये पे करे, कितने रुपए पे कर कर एक एक्वायरर एक टारगेट कंपनी को परचेज करे। इस तरह के कुछ सिनेरियोज आएंगे और आपने टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन करनी होगी। यहाँ पर आपके बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर का बहुत अमल दखल है। बहरहाल अभी हम वैल्यूएशन ऑफ एक्विजिशन एंड मर्जर्स में मोटी मोटी कुछ बातें डिस्कस करते हैं, बट अगेन मैं ये कहूँगा कि बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक में हम हर शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं। अगर वो टॉपिक आपने अभी नहीं देखा तो कोई मसले की बात नहीं है। जब आप एक शेयर को वैल्यू करना सीख जाओगे तो एक कंपनी की वैल्यू भी वही होगी।
मिसाल के तौर पर आपने बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में पढ़ा कि एक XYZ कंपनी है, उसके एक शेयर की मार्केट वैल्यू 10 रुपये। अब आप एज ए एक्वायरर एक टारगेट कंपनी को ख़रीदने जा रहे हो और उसके 10 शेयर्स हैं, तो उस टारगेट कंपनी की फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू क्या बनी? 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 शेयर्स यानी कि 100 रुपये। सो इसी तरह से अब जो हम थोड़ी बहुत डिस्कशन कर रहे हैं वो बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक से मर्ज्ड है, बट हम इसको डिस्कस करते हैं और बिजनेस वैल्यूएशन के लेक्चर्स देखकर अब आराम से इसके पास पेपर्स मेरे साथ कर सकते हैं। हम वैल्यूएशन में 2 बातें सीखेंगे। सबसे पहले नीड फॉर अ वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन प्रॉब्लम, और फिर वैल्यूएशन के मुख्तलिफ मेथड्स को ब्रीफली देखा जाएगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यूएशन की ज़रूरत क्या है और ओवर वैल्यूएशन प्रॉब्लम क्या चीज़ है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब 2 कंपनीज आपस में मर्ज करती हैं ऑपरेशंस को, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो उनको एक एग्रीमेंट पर पहुंचना होता है, एक सेटलमेंट प्राइस पर पहुंचना होता है, एक सेलिंग प्राइस और एक परचेज प्राइस पर पहुंचना होता है, एक ऐसी वैल्यू पर पहुंचना होता है जिस पर टारगेट के शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी बेचने के लिए और एक्वायरर के शेयर होल्डर्स उस कंपनी को ख़रीदने के लिए तैयार हों। इसीलिए कुछ लोगों को हायर किया जाता है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है जो टारगेट के फोरकास्ट देखती है और एक्वायरर को सजेस्ट करती है कि भाई आप इस कंपनी को इतने रुपए पर ख़रीद लें, ये हमें लगता है कि एक वैलिड वैल्यूएशन है। अच्छा, एक्वायरिंग कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि वो मैक्सिमम कितने पैसे पे करे। वो ज़्यादा पे नहीं कर सकती क्योंकि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई कंपनी महंगे में ख़रीद ली जाए। ऑन द अदर हैंड टारगेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसको बेचने के लिए अगर तैयार हैं, अगर कंपनी सेल के लिए है, अगर कंपनी बिकने के लिए आई है, तो वो ये तो ज़रूर चाहेंगे कि उसके एसेट्स की जो मिनिमम वैल्यू बनती है एटलीस्ट उतना पैसा मिले और उससे ऊपर ही मिले, क्योंकि कंपनी का अगर एक रेपुटेशन है, एक नाम है, तो उसके भी पैसे मिलने चाहिए। और इन सारी रीजंस की वजह से हम एक कंपनी को वैल्यू करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं कि उस कंपनी की क्या वैल्यू बन सकती है। अच्छा, पब्लिक कंपनीज के केस में केस थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट भी आ जाती है और स्टॉक मार्केट पर एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और वो शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड क्योंकि होते हैं तो उसको उसकी वैल्यू निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है, उसी वैल्यू पर ट्रेडिंग हो सकती है। बहरहाल जब एक एक्वायरर एक टारगेट को ख़रीदता है तो लॉज के हिसाब से, कानून के हिसाब से XYZ परसेंटेज का थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पर आपने कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल गए, आपने कंपनी के स्टॉक मार्केट से सारे शेयर्स उठा लिए 100% और आप बोलो कि मैं तो अब इस कंपनी का मालिक हूँ। कुछ लॉ के हिसाब से रूल्स को, लॉज को, लीगल मैटर्स को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर जो टारगेट के शेयर होल्डर्स हैं, लेट्स से उनकी कंपनी की जो स्टॉक मार्केट में एक पब्लिक कंपनी है वो आप ख़रीदने जा रहे हैं और उसकी स्टॉक मार्केट में एक शेयर की वैल्यू 5 रुपये है। आप अगर 5 ही रुपये पे करेंगे तो शायद वो उसको नहीं बेचेंगे, 5.5 या 6 या 6.25 या 6.5 रुपये एक प्रीमियम चार्ज करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे आप हमारी कंपनी ख़रीद रहे हैं, ये तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और भी मिलेंगे। सो हम आपको ये कंपनी 5 रुपये पर शेयर में नहीं, 6.5, 7, 6.25 रुपये पर शेयर में बेच रहे होंगे। सो ये सारी रीजंस है कि जिसकी वजह से एक कंपनी को वैल्यू करना पड़ता है। अच्छा, ओवर वैल्यूएशन प्रॉब्लम अराइज हो सकता है अगर एक्वायरर टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन गलत कर ले, कोई मिस कैलकुलेशन कर ले, कोई मिस इंटरप्रिटेशन कर ले, तो इसकी वजह से मसले हो सकते हैं और इवेंचुअली एक एक्वायरर टारगेट को ज़्यादा पैसे पे कर देगा। अब आते हैं वैल्यूएशन के कुछ मेथड्स पर। ब्रीफली इन मेथड्स को मैं डिस्कस करूंगा, इन मेथड्स को हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक कंपनी को वैल्यू करने के, जिसको मैं टारगेट कंपनी कह रहा हूँ, यानी कि जिस कंपनी को आप ख़रीदने जा रहे हैं, एक कंपनी को वैल्यू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से कुछ जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, उसमें से एक है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक, दूसरा है मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक और तीसरा है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक में आप ये देखते हो कि कंपनी के एसेट्स की क्या वैल्यू है, और अगर मैं इस कंपनी के एसेट्स एक्वायर करता हूँ, एक कंपनी एक्वायर करना यानी कि उसकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एक्वायर करना, तो उस हिसाब से मैं कितनी पेमेंट करूँ। मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक पे आप मार्केट के प्राइस अर्निंग रेशियोज़ को, मार्केट में दूसरी कंपनीज जो हैं उनकी क्या वैल्यू चल रही है, इन चीज़ों को कैटर करते हो। और कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, नेट प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना, उससे काफ़ी हद तक लिंक्ड है। अब हम आ जाते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स में। जब हम एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक की बात करेंगे तो ये एक वैल्यूएशन है कंपनी की बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट पर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आ रहे होते हैं उसके हिसाब से मैं एक कंपनी के
नेट एसेट्स की, विच मीन्स ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालता हूं और उसको खरीदने के लिए जा रहा होता हूं। अगर हम एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की मजीद इन डेप्थ में जाएं तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में भी 3 तरह के तरीके होते हैं। नंबर 1 बुक वैल्यू बेस्ड, नंबर 2 रियलाइजेबल वैल्यू बेस्ड, नंबर 3 रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब बुक वैल्यू बेस्ड वैल्यूएशन बड़ी सिंपल है। आपने कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उठाया, उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जितने एसेट्स आ रहे थे उनको एडअप किया, दैट इज ऑल एसेट्स, माइनस उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जितनी भी लायबिलिटीज आ रही थी उनको माइनस किया। सो आपने ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज किया। एज्यूम कर लें कि एक कंपनी के सारे एसेट्स की वैल्यू 1 मिलियन थी और उसकी सारी लायबिलिटीज 3 लाख रुपए थी, तो आपने 1 मिलियन में से 3 लाख माइनस किया, 7 लाख बचा। उस कंपनी के लेट से 100 शेयर्स थे, तो आपने 100 से उसको डिवाइड कर और उसकी पर शेयर एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि भाई एक शेयर इसका इतने का। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रहे कि जो एसेट्स की बुक वैल्यू होती है वो उनकी मार्केट या उनकी रियलाइजेबल या उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं होती है। बस ये एक तरीका है कि जिसके थ्रू मैं ये देख सकता हूँ कि भाई बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं उस हिसाब से मेरे इस कंपनी के मुझे कितने पैसे पे करने चाहिए, अगर सारी चीज़ें बैलेंस शीट के हिसाब से जो हैं वो यू कैन से कि ज़्यादा और कम अपनी मार्केट वैल्यू के आसपास ही हैं। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जब मैं किसी कंपनी को ख़रीदने जाऊँ तो मैं रियलाइजेबल वैल्यू मेथड को यूज़ करूँ। ये भी एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में आता है। इसमें हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जिस कंपनी को हम ख़रीदने जा रहे हैं उसके जितने भी एसेट्स हैं उनको अगर रियलाइज़ करा जाए, यानी कि मार्केट में बेचा जाए, तो मुझे क्या पैसा मिलेगा। एक कंपनी के पास गाड़ी है, बिल्डिंग है, ज़मीन है, रिसीवेबल्स है, स्टॉक है, इन सब को अगर मैं मार्केट में सेल करने जाऊंगा, बेचने जाऊंगा, तो क्या रियलाइज़ होगा? सम लेस जितनी भी लायबिलिटीज़ है। ये किसी भी कंपनी का एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का रियलाइजेबल वैल्यू वाला जो तरीका होता है वो किसी भी कंपनी की जनरली मिनिमम वैल्यू डिनोट कर रहा होता है। क्योंकि जो सोचिएगा, ज़रा गौर से सोचिएगा, जो टारगेट का शेयर होल्डर होगा वो ये सोचेगा कि अगर मुझे अपनी कंपनी को बेचना है तो मैं अपनी कंपनी को बेचने के लिए मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा पैसे मांगूँ। व्हाट इज़ मिनिमम वैल्यू? वो सोचेगा कि यार अगर मैं किसी को अपनी कंपनी ना बेचूँ और इस कंपनी के जितने एसेट्स हैं, गाड़ी है, घर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो अगर मैं पीस मील्स में या हिस्सों में या टुकड़ों में लोगों को बेचूं तो मुझे क्या पैसा मिलेगा। लेट से उसने हिसाब लगाया कि जी अगर मैं अपने सारे एसेट्स को मार्केट में जाकर बेच दूं तो मुझे 5 मिलियन मिलेंगे, 1 मिलियन के उधार हैं तो 4 मिलियन जेब में बच जाएंगे। तो रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से हमें ये पता चल जाता है कि एक कंपनी की मिनिमम वैल्यू क्या है। यानी कि एक एक्वायरर जब टारगेट को खरीदेगा तो उसको कम से कम रियलाइजेबल वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो वैल्यू है जो टारगेट कंपनी का बंदा, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स खुद भी अचीव कर सकते हैं मार्केट में जाकर। रियलाइजेबल वैल्यू मेथड कब यूज होता? रियलाइजेबल वैल्यू तब यूज होता है जब मुझे मिनिमम प्राइस मालूम करनी हो। रियलाइजेबल वैल्यू तब यूज होता है जब मेरा अपना मकसद भी यही हो कि मैं इस कंपनी को खरीद कर और इसके ऑपरेशंस को, इसके बिजनेस को मर्ज नहीं करूंगा, चलाऊंगा नहीं, बल्कि मैं इसके बिजनेस को एज इट इज मार्केट में जाकर डिस्पोज ऑफ कर दूंगा इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ एसेट्स दैट आई हैव इन द टारगेट कंपनी। सो ये एक तरह का मेथड होता है। जब हम इसकी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह कंप्यूटेशंस में मजीद डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, और जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में भी इसको हाईलाइट किया जाएगा। उसके बाद है रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, जो कि अगेन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड का ही तरीका है। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई एसेट अगर मैं बाजार से खरीदूंगा तो मुझे कितने का मिलेगा। सो इसमें एक एक्वायरर ये देख रहा होता है कि टारगेट की एक कंपनी है, उसके जितने भी एसेट्स हैं वही एसेट्स अगर वो बाजार से खरीद ले और एक कंपनी बना ले तो वो कंपनी उसको कितने की पड़ेगी। ये कहलाता है रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। इससे एक्वायरर को ये पता चल जाता है कि अगर मैंने ब्रांड और उसकी गुडविल को छोड़ दिया बट उसके एसेट्स बाजार से खरीदे तो मुझे कितने के पड़ेंगे। तो मैं इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए ये वैल्यू अगर ख़ुद कंपनी बनाना चाहता हूँ तो मुझे मेरी जेब से लगेगी, मेरी जेब से मुझे पे करना पड़ेगी। हाँ, उसमें ब्रांड, उसमें गुडविल की वैल्यू नहीं होगी, डेफिनेटली नाम की वैल्यू नहीं होगी। सो अगेन ये एक मेथड है। जब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ये मेथड भी क्लियरली समझ आ रहा होगा और लाइव क्लासेस में भी इंशाल्लाह डिस्कस होगा। अब ब्रीफली देख लेते हैं कुछ मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन की टेक्निक्स। मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है, पी रेशो आता है, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब
बहुत सिंपल है और ये लिस्टेड कंपनीज के लिए यूज़ होता है। यानी कि मैं स्टॉक मार्केट पे देख लूँ, एक लिस्टेड कंपनी में ख़रीदने जा रहा हूँ, उसका एक शेयर 50 रुपये का और उसके टोटल 100 शेयर्स हैं, तो मैं एक अंदाज़ा लगा लूँ कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इस कंपनी को ख़रीदने के लिए मेरी जेब में 5,000 रुपये होने चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि स्टॉक मार्केट पर इसके सारे शेयर्स की क्या वैल्यू चल रही है। ये मेथड भी अगेन एक एक्वायरर को अंदाज़ा दे देता है कि भाई मार्केट क्या सोचती है इस कंपनी के हिसाब से, या मार्केट के हिसाब से इस कंपनी के क्या शेयर्स की टोटल वैल्यू बनती है। ठीक है जी। अच्छा, जनरली ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी कंपनी के माइनॉरिटी स्टेक को ख़रीद रहे हो, क्योंकि जब आप पूरी कंपनी या 100% शेयर्स को एक्वायर करोगे तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको कुछ कानून फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ नोटिस देने पड़ेंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे ताकि आप उसके 100% शेयर होल्डर बन सको। कोई शेयर होल्डर अपना शेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं बेचेगा, वो कुछ प्रीमियम ज़रूर मांगेगा। बट आपने अगर किसी कंपनी के 10 या 20 या 30 या 15 या 5 या 2% शेयर्स खरीदने हैं तो शायद आप मार्केट वैल्यू पर उसको मार्केट से एक्वायर कर सकते हो। फिर एक बहुत ज़रूरी मेथड है और वो है पीई रेशो मेथड। इस पर मैं एक सेपरेट कंप्यूटेशनल लेसन भी बनाऊंगा जिसको आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीई रेशो मेथड में क्या होता है कि किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू को ढूंढने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वो है वैल्यू ऑफ अ कंपनी या मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन पीई रेशो मॉडल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पोस्ट टैक्स अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशो। या एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशो। अब यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर कौन सी इस्तेमाल करें, कभी करंट होगी, कभी फ्यूचर या फोरकास्टेड अर्निंग्स पर शेयर होगी। और पीई रेशो किसका यूज़ करें, क्या उसी कंपनी का यूज़ करें, किसी और कंपनी का पीई रेशो यूज़ करें, या पीई रेशो क्या होता है, तो इसकी कुछ डिस्कशन आपके साथ करनी पड़ेगी मुझे। इस वीडियो में आपको सिर्फ आइडिया मिल जाएगा कि भाई पीई रेशो मॉडल किस तरह से अप्लाई करना है। समटाइम्स हम पीई रेशो जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक पीई रेशो लेते हैं, समटाइम्स किसी सिमिलर कंपनी का पी रेशो लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्राइवेट कंपनी खरीदने जा रहे हो और उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो है लेट्स से फर्नीचर बेचना, या लेट्स से आप कह लो कि जनरेटर्स बेचना। अब वो जो प्राइवेट कंपनी है जो जनरेटर्स बेचती है उसका अर्निंग्स पर शेयर आपको नज़र आ रहा है 2 रुपये। अब उसका पी रेशो जनरली नहीं होगा क्योंकि अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो वो स्टॉक मार्केट पे तो है ही नहीं। मैं स्टॉक मार्केट पे देखता हूँ कि ऐसी ही सिमिलर कंपनी जो इसी तरह का काम कर रही हो, इसी तरह का बिजनेस कर रही हो, यानी कि जनरेटर्स बेच रही हो, उसका पी रेशो कितना, लेट्स से ऐसी सिमिलर कंपनी का पी रेशो है 10। अब एक पब्लिक कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का पी रेशो 10 आ रहा है। मैं ख़रीदने जा रहा हूँ एक प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी जिसका बिजनेस का नेचर सेम है बट उसका पी रेशो मेरे पास नहीं है। सो मैं लिस्टेड कंपनी का पी रेशो यूज़ करूंगा बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। किस बात की, एक लिस्टेड कंपनी का पीई रेशो जनरली ऐसी ही अनलिस्टेड कंपनी से ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि पीई रेशो रिफ्लेक्ट करता है शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस किसी कंपनी में। और अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उस कंपनी में ज़्यादा भरोसा होता है, उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग करना आसान होता है रादर देन कि एक अनलिस्टेड या एक प्राइवेट कंपनी हो। तो लेट्स से एक सिमिलर लिस्टेड कंपनी का पी रेशो 10 था। मैंने सोचा कि यार ये अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ तो इस 10 को मुझे 2/3 से या हाफ लेना चाहिए, हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैंने उस 5 को पिक किया, 10 इंटू हाफ इज़ 5, और अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 या 3 या जो भी वैल्यूज़ थी। इस पर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, इस पर आप लोगों से एक डिस्कशन करनी पड़ेगी, बट अभी आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं और स्क्रीन पर जो बातें हैं उसको लिख सकते हैं। हम इसमें न्यूमेरिकल कर और इसको डिस्कस करेंगे। ये पी रेशियो मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद पी रेशियो मॉडल के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो है। मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू जितनी वैल्यू पर उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, बुक वैल्यू जो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलती है। मार्केट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू से एक रेशियो आपने ऑब्टेन किया और वो रेशियो किसी और कंपनी को वैल्यू करने के लिए इस्तेमाल करा गया हो जिस कंपनी के शेयर्स जो है मे बी मार्केट पे ट्रेड नहीं होते थे। अगेन इसके लिए कुछ आपके सामने डिटेल्स लिखी हुई आ रही हैं, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए आ रहे हैं, सच एज मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी इज इक्वल्स टू मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो इनटू बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनीज एसेट्स। और मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो का एक रेशियो लिखा हुआ आ रहा है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉर अ सिमिलर कंपनी इज यूज्ड।
सो इसको हम ज़रा इन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ नोट करना है कि हाँ भाई ये एक तरीका है, हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स में इंशाल्लाह इसको देख रहे होंगे। फिर आते हैं कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जनरली दो चीज़ें आती हैं, वैसे तो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं और वैल्यूएशन की टेक्निक्स जो मैंने बताई हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट इस वीडियो के साइज़ को कम रखने के लिए मैं इंपॉर्टेंट वाले मेथड्स डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें एक आता है आपका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अगेन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या मेथड बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में डिस्कस किया गया होगा न्यूमेरिकली, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उसके फॉर्मूले बता देता हूँ। और दूसरा है फ्री कैश फ्लोज मॉडल। फ्री कैश फ्लोज मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फ्री कैश फ्लोज मॉडल में फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी दो चीज़ें आती हैं। फ्री कैश फ्लोज के लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेसन बनाया गया है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स होंगी। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है ज़रा देख लेते हैं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल इस लॉजिक पर, इस रैशनल पर, इस स्पेसिफिक अजम्पशन पर या इस स्पेसिफिक बात पर बेस्ड है कि एक शेयर होल्डर एक कंपनी के मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू जो पे करेगा उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, वो फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड मिलने वाले हैं या मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगा। सो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में आप फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड्स होते हो उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हिसाब से डिस्काउंट कर और एक शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हो। इस डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर डिविडेंड जो है वो परपेचुइटी में यानी कि हर साल दिया जा रहा है और सेम वैल्यू का दिया जा रहा है तो क्या होगा। अगर डिविडेंड की वैल्यू हर साल ग्रो हो रही है तो क्या होगा। अगेन आपके पास कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए आ रहे होंगे, कुछ की बातें लिखी हुई आ रही होंगी। नंबर 1 परपेचुइटी का फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी कि मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जो मार्केट प्राइस एक शेयर की इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाई KE, जिसको मैं एक सेपरेट लेसन में डिस्कस करूंगा। और एक होगा आपके पास डिविडेंड वैल्यूएशन ग्रोथ मॉडल, जिसका फॉर्मूला होगा मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल्स टू D0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई KE, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अगेन इसमें जो D0 है वो डिविडेंड जस्ट पेड नाउ है, G जो है वो ग्रोथ रेट है और KE जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की वीडियोस अलग से मौजूद है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। फिर आते हैं हम फ्री कैश फ्लोज मॉडल पर। फ्री कैश फ्लोज मॉडल में दो तरह के मॉडल्स हैं, एक कहलाता है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी और एक कहलाता है फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल जब हम यूज़ करते हैं तो हम फ्यूचर के फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हिसाब से डिस्काउंट करते हैं और फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी मॉडल में हम फ्यूचर के फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी या फ्री कैश फ्लोज टू फर्म को वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से डिस्काउंट करते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल के लिए बहुत हमने जो है वो एक अलग से वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इंशाल्लाह इसको मैं आपके साथ लाइव क्लासेस में भी डिस्कस कर रहा हूँगा। फिलहाल इसकी एक समरी आपके पास आ रही होगी कि फ्री कैश फ्लोज टू फर्म है तो वैक को यूज़ कर डिस्काउंट करें, आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म आएगी, उसमें से आप वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। और फ्री कैश फ्लोज टू अगर इक्विटी है तो उसको आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करेंगे और आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। बहरहाल इसकी जो एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल है इंशाल्लाह ताला वो एक सेपरेट लेसन में डिस्कस हो रही होगी। सो वैल्यूएशन के कुछ मॉडल्स मैंने आपको डिस्कस करे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाली एग्जांपल्स, इसकी कुछ डिटेल्ड वीडियोस वो भी पोर्टल पर मौजूद हैं जो आपने देखनी होंगी, जो इस लेक्चर से कनेक्टेड हैं। बट इस लेक्चर में मैं नहीं चाहता कि मैं न्यूमेरिकल्स को इन्वॉल्व करूं, वो मैंने अलग से स्प्रेडशीट्स पर कुछ चीज़ें आपके लिए सॉल्व करी हैं, कुछ हाथ से लिखकर और कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर भी चीज़ें रखी हैं। अब हम आ जाते हैं जो हमारा तीसरा एजेंडा था या तीसरी और आखिरी जो बात थी इस वीडियो की, वो है फाइनेंसिंग, एक्विजिशन एंड मर्जर्स। यानी कि जब ए कंपनी बी कंपनी को ख़रीदती है और बी कंपनी एक टारगेट कंपनी है, एक एक्वायरर है, तो कैसे कैसे दूसरी कंपनी को ख़रीदा जा सकता है। इसमें तीन बातें हैं। नंबर 1, आप एक्वायरर हो, आप टारगेट को कैश पे कर ख़रीद लो। आपने टारगेट की वैल्यू निकाली, लेट से 5 मिलियन, आपने 5 मिलियन रुपए टारगेट को पे करे और उसको ख़रीद लिया। आपका आउटफ्लो या आपका जो क्रेडिट होगा वो कैश होगा या बैंक बैलेंस होगा, आपके पास से जा रहा होगा और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपकी बन रही होंगी। दूसरा मेथड है डेट मेथड, यानी कि मैं किसी और कंपनी को ख़रीदने के लिए बैंक से उधार ले लूँ पैसे और फिर मैं उस कंपनी को ख़रीद लूँ। और तीसरा मेथड है शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज या शेयर एक्सचेंज मेथड। अच्छा जी, कैश मेथड की डिटेल्स पर आते हैं। थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल सा मेथड है जिसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए कैश पे करते हो और उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसका एक शेयर है 5 रुपये का, लेट से 4.5 रुपये का, आप उसको ख़रीदने जा रहे हो। उसके शेयर होल्डर्स ये कह रहे हैं कि भाई एक शेयर हम 5 रुपये में बेचेंगे, तो आपने 5 रुपये में एक 4.5 वाला शेयर ख़रीद लिया, यानी कि आपने 0.5 एक्स्ट्रा दिए।
तो टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बेनिफिट हुआ, उन्होंने 4.5 की चीज़ आपको 5 में बेची, यानी कि हर 4.5 रुपये पे 0.5 का गेन किया, यानी कि 11.11% का गेन हासिल हुआ उनको। और ये एक कैश की ट्रांजैक्शन थी, सिंपली आपने कैश पे किया एंड दैट्स इट। जब आप कैश पे कर देते हो तो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी का पार्ट नहीं बनते, वो टाटा बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़ हो जाते हैं। आपने उनको पैसे दिए, उनकी कंपनी खरीदी, उनके एसेट्स खरीदे, उनका नाम खरीदा, अपने ऑपरेशंस के साथ मर्ज कर लिए, उनको बोला आप नई कंपनी का किसी किस्म का हिस्सा नहीं हो। तो ये कैश ऑफर का फ़ायदा है। नुकसान ये है कि इतना कैश आपको चाहिए होगा। फिर आ जाता है शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के केस में जब एक एक्वायरर एक टारगेट कंपनी को खरीदता है तो वो एक्वायरर टारगेट कंपनी को ये कहता है कि आपके सारे एसेट्स हम खरीद रहे हैं, आपकी सारी लायबिलिटीज़ हमारी हुई, लेकिन हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हम आपको कैश नहीं दे सकते, हम आपको ख़रीदने के लिए अपनी जो बड़ी वाली कंपनी होगी उसमें शेयर्स दे देंगे। अब यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नुकसान ये है कि जो टारगेट कंपनी वाले लोग थे, टारगेट कंपनी वाले शेयर होल्डर्स थे, उनको नई कंपनी में आपने एज अ शेयर होल्डर इनकॉर्पोरेट करना होता है। लेट से आपके पहले से इशू 100 शेयर्स थे, 20 शेयर्स नए इशू करने पड़े, तो अब नई कंपनी में 120 शेयर्स होंगे और आप उस 100% कंपनी के मालिक नहीं होंगे। आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 120 में से 100 और नए जो लोग आपके पार्ट बनेंगे उनके पास 120 में से 20 शेयर्स होंगे। इस मेथड का भी अपना फ़ायदा और अपना नुकसान है, जो हम इंशाल्लाह जो कैलकुलेशंस है उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आप लोगों के साथ कर रहा हूँगा। अब हमारे पास आखिरी जो मेथड है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाला मेथड है। इस केस में हम किसी भी कंपनी को एक्वायर करने के लिए जो फंड्स ऑब्टेन करते हैं वो किसी डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। मे बी किसी बैंक से हम लोन ले लें, मे बी हम कोई कन्वर्टेबल लोन नोट इशू कर दें, मे बी हम कोई बॉन्ड इशू कर दें और पैसे लेकर और कंपनी को एक्वायर कर लें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेसन में पूरे मर्जर्स एंड एक्विजिशन की थ्योरी को मेनली मैंने फोकस किया है ताकि आपको वो थ्योरी याद हो जाए, ताकि आप वो थ्योरी रिटेन कर सकें। और इससे रेलेवेंट कुछ मैं नोट्स भी अटैच कर रहा हूँ जो ज़्यादा डिटेल में हैं। उन नोट्स को भी पढ़िएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइएगा। जहाँ तक बात आती है न्यूमेरिकल हिस्सों की या जहाँ जहाँ कैलकुलेशंस की नीड है, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे उसमें भी वो कैलकुलेशंस आएंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा। और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी मैं डाल दूँगा जिसमें आपको इस वीडियो में करी हुई बातों की समझ आ रही होगी। सच एज मैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लेसन डाल दूँगा, सच एज पी रेशो मॉडल की एक बेसिक्स एग्जाम्पल डाल दूँगा, सच एज मर्जर्स एंड एक्विजिशन में कैसे शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज रेशो कैलकुलेट किया जाता है, कैसे शेयर्स दिए जाते हैं और दूसरी कंपनी के शेयर्स कैंसिल किए जाते हैं, उस पर एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा, जिससे इंशाअल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्डअप हो रहे होंगे। जब ये कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे तो हम इस चैप्टर के पास पेपर्स की तरफ जा रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।